गुड मॉर्निंग क्लास। हम अकाउंटिंग रेशियोज डिस्कस कर रहे थे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक टूल है हमारा अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो यानी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, शॉर्ट पीरियड में क्या एक कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने में कैपेबल है या नहीं, उसके लिए निकाली जाती हैं। इसके अंदर दो रेशियोज आती हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, इसे हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। ये किसी बिजनेस के अंदर उसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने में बिजनेस कैपेबल है, समर्थ है या नहीं, इसको चेक करने के लिए सॉल्वेंसी रेशियोज निकाले जाते हैं। यानी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए ये रेशियोज हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए लिक्विडिटी रेशियोज हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर 4 रेशियोज होती हैं जिन्हें हम कैलकुलेट करते हैं। वो 4 रेशियो क्या हैं? सबसे पहली है डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो यानी प्रोप्राइटर्स फंड, टोटल एसेट से कितना हो प्रोप्राइटर्स का फंड है, उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्वेंसी रेशियो की लास्ट रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसे आज हमने डिस्कस करना है। पहले हम इसका मतलब समझ लें कि इसका मतलब क्या है। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट यानी जो कंपनी को बोरिंग मनी है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, डिवेंचर्स हैं, उनके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसका कवरेज कवर कहाँ से करेंगे? इस इंटरेस्ट को देना जो है वो कहाँ से कवर करेंगे? प्रॉफिट में से। तो हमें ये देखना है कि कंपनी के पास कितना सफिशिएंट प्रॉफिट है कि वो इस इंटरेस्ट के खर्चे को कवर कर पाएगा या नहीं। इसके लिए फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर आईटीडी। आईटीडी मतलब इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड से पहले जो प्रॉफिट है। अभी हमने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस नहीं किया। इंटरेस्ट माइनस करने से पहले, टैक्स से पहले, डिविडेंड से पहले का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। सपोज कीजिए एक कंपनी में नेट प्रॉफिट बिफोर आईटीडी है 5 लाख, उस कंपनी का इंटरेस्ट है 1 लाख। इसका मतलब वो कंपनी ऐसे 1 लाख का जो इंटरेस्ट या खर्चा है अपने प्रॉफिट में से 5 बार 5 टाइम्स कवर कर सकती है। इट इज अ गुड सिचुएशन। तो कितनी टाइम्स वो प्रॉफिट उस खर्चे को कवर कर सकता है, जिस कंपनी का ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो is a relationship between net profit before interest and tax, और टैक्स काटने के बाद ही डिविडेंड निकाला जाता है। आईटीडी मैंने आपको बता रखा है, तो अंडरस्टूड है। इसे हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड भी लिख सकते हैं या इंटरेस्ट एंड टैक्स भी लिख सकते हैं, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू टाइम्स। इसका जो आंसर आता है उसे हम टाइम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स दिस प्रॉफिट कैन कवर द इंटरेस्ट, कितना गुना है, कितनी बार कवर कर सकता है, राइट। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है? दिस रेशियो इज मीनिंगफुल टू डिबेंचर होल्डर। इस रेशियो का सबसे ज्यादा फायदा जो उधार देते हैं यानी डिबेंचर होल्डर्स एंड लैंडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, उनको फायदा है इस रेशियो का सबसे ज्यादा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेशियो इज टू असरटेन, यह पता लगाना, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, टू कवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। जो लॉन्ग टर्म डेब्ट पर इंटरेस्ट देना है, वो उस इंटरेस्ट के लिए कंपनी के पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, इस चीज का पता इस रेशियो से चलता है। A high ratio is considered better for the lenders as it shows higher margin to meet interest cost.
तो लैंडर यानी जो उधार देने वाले हैं, अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जितना हायर ये रेशो होगा उतना बेटर है, उतना ही वो लोग सेफ हैं, उन्हें सेफ्टी है कि हाँ इनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, ये हमारा इंटरेस्ट टाइमली पे करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट टाइमली पे करेंगे। ठीक है, तो ये उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट है इस रेशो को कैलकुलेट करना लेंडर्स के द्वारा। इसके बेस पर ही अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। कम टू इलिस्ट्रेशन नंबर 63। प्रकाश लिमिटेड हैज अ टर्म लोन 10 lakh. Interest on the loan for the year is 1,25,000 and its net profit before, अब ध्यान से प्रॉफिट को जरूर पढ़िएगा बेटा कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही गिवन है 5 lakh. कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कि इतना इंटरेस्ट कवर हो रहा है इसके अंदर, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा 5 lakh गिवन है, हमने यहाँ लिख दिया। इंटरेस्ट गिवन है, कितना इंटरेस्ट बन रहा है 1,25,000, उसे भी हमने लिख दिया। इट मीन्स अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 times, यानी ये जो प्रॉफिट है हमारा इंटरेस्ट 4 times कवर कर रहा है। ठीक है, नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 64। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जीव लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, ये चीज ध्यान से देखो बेटा, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, कितना दिया ये कैलकुलेशन मैंने करी, आपने इसको नहीं देखना है, ये कैलकुलेशन नहीं देखेंगे। 1,20,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। 12% लॉन्ग टर्म डेप्ट है 20 लाख के। अब ये डेप्ट के ऊपर तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 12%, इसका 12% निकालेंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। टैक्स का रेट गिवन है 40%, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए। इंटरेस्ट तो डायरेक्ट आ गया, 20 लाख का 12% 2,40,000, ये निकाला भी हुआ है, यहाँ पर लिख दिया। अब आता है कि ये जो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ये कैसे निकाला जाए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स दिया है। अब ऐसे में हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग में मैंने माना प्रॉफिट जो है एक्स है, एक्स में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट में से ITD समझा रखा है आपको, I फॉर इंटरेस्ट पहले माइनस होता है, फिर जो प्रॉफिट बचता है उसमें से टैक्स माइनस होता है, फिर जो बचता है उसमें से डिविडेंड माइनस होता है। तो ये आपका सपोज एक्स प्रॉफिट है, इसमें से इंटरेस्ट 2,40,000 है, आपने अभी निकाला इसका, वो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद आपका प्रॉफिट कितना बचा, x माइनस 2,40,000। लेकिन हमारे पास तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, इसका मतलब इसमें से हमें टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा। तो टैक्स कितना गिवन है 40%। तो दिस फिगर, ये जो फिगर है आपकी x माइनस 2,40,000, ठीक है, इसका 40% निकालेंगे, दिस ब्रैकेट में करा का 40%, ठीक है। इसका 40% जब निकालेंगे तो अभी हमारे पास कोई फिगर तो आएगी नहीं, बस मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इन टैक्स इतना है। अब इसमें से इसको माइनस किया, इंटरेस्ट को सॉरी टैक्स को माइनस किया, तो पहले लिखेंगे x माइनस 2,40,000, फिर माइनस टैक्स का अमाउंट कितना है, ये सारी फिगर, माइनस बड़ा ब्रैकेट x माइनस 2,40,000 का 40%, ठीक है। यानी इसमें से ये टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000, ठीक है। तो ये फिगर करके अब हम इसको इक्वेशन बनाएंगे। ये आपके पास फिगर आ गई। यस क्लास, ये इक्वेशन है x माइनस दिस, ये किसके बराबर होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के, यानी 1,20,000 के। इसको मैंने इस तरह से रखा, दिस माइनस टैक्स इज इक्वल टू 1,20,000, ये इक्वेशन आ गई।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 2,40,000 माइनस यहाँ पर क्या है आपका, ये 40% में 0 से 0 कट गया, 4 से अंदर मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आपका यहाँ पर एक 0 बचा था, ये 4 है, 0 पर लगाएंगे तो 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 इंटू एक्स 0.4x आ गया माइनस 2 लाख इस क्लास। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब x माइनस 0.4x फिगर एक तरफ ले गए इज इक्वल टू दिस, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी इस तरह सॉल्व करते करते आपकी x की जो वैल्यू आएगी 2,64,000 डिवाइडेड बाय 0.6, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 4,40,000। अब ये 4 लाख x को हमने क्या अज्यूम किया था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आपका 4,40,000 आया। अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम यहाँ रख सकते हैं। बस यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको समझना है। फिगर आने के बाद ये तो गिवन थी, तो आपका 1.83 टाइम्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व करेंगे। हाँ, टाइम्स में जब आंसर आता है तो आपका एग्जैक्ट फिगर में भी आ सकता है, पॉइंट्स में भी आ सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बस ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि बिफोर फिगर निकालने के लिए हमें आफ्टर से कैसे निकालना है बिफोर। तो ये फॉर्मूला जो आप 9th 10th ऑनवर्ड से करते आ रहे हैं, इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। ये क्लास अब हमारी लिक्विडिटी रेशियो भी कंप्लीट हो गई, सोल्वेंसी रेशियोज भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज को टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं। टर्नओवर का मतलब क्या है, टर्नओवर हम सेल को बोलते हैं बेटा, या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो एग्जाम में एक्टिविटी रेशियो बोल सकते हैं, टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। इसके लिए अंदर भी हम 4 तरह की रेशियोज निकालते हैं। वो 4 टाइप की रेशियोज क्या हैं उसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा आज स्टार्ट होता है थर्ड मेन एक्टिविटी रेशियोज का, थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज ऑल्सो टर्म्ड एज परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो। इन्हें परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं, टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं। मेजर्स हाउ वेल द, इस रेशियो से एक्टिवली कि बिजनेस कैसे ढंग से काम कर रहा है, हाउ वेल कितने अच्छे से, द रिसोर्सेज साधन हैव बीन यूज्ड बाय द एंटरप्राइज, कि एंटरप्राइज कितने तरीके से अच्छे से संसाधनों का उत्तम इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, वो ये रेशियोज बताती हैं। रिसोर्सेज सही से इस यूज हो रहे हैं नहीं। द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स, इसका रिजल्ट भी नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। These ratios are calculated on the basis of, ये सारी रेशियोज किस पर बेस है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, 11th में भी पढ़ा था। जो माल आप बेच रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट है, जो बेच रहे हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कंपनीज में हम इसको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम फॉर्मूला करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 11th में हमने ये फॉर्मूला सीखा था। इस पर निकलती हैं ये सारी रेशियोज। या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स। 11th में हम इसे नेट सेल्स कहते थे और अभी हम कंपनीज में इसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं, दैट इज नेट सेल्स। हायर टर्नओवर रेशियो मीन्स बेटर यूज ऑफ कैपिटल और रिसोर्सेज। अगर ये रेशियो हायर है, इसका मतलब बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज का और पूंजी का अच्छा इस्तेमाल, ठीक से इस्तेमाल हो रहा है, विच इन टर्न मीन्स बेटर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जब अच्छे से इस्तेमाल होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी बेटर होगी, अच्छे से होगी, ठीक है। द एक्टिविटी रेशियोज आर,
एक्टिविटी रेशियोज 4 तरह की हैं। इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक को, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। टर्नओवर कहते हैं सेल को या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। दूसरी रेशियो है हमारी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है? डेटर्स प्लस BR टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल का और टर्नओवर का रिलेशन, ट्रेड पेबल और टर्नओवर का रिलेशन, क्योंकि ये 2 वर्ड्स दिए हैं आपके पास, इन दोनों के रिलेशन को बताना है। फिर आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी टर्नओवर टर्नओवर टर्नओवर। इट मीन्स ये किससे रिलेटेड हुए? सेल यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसा भी आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में। ये क्या बताती है? चलिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शोज रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशनशिप बताती है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक कैरिड ड्यूरिंग दैट पीरियड। इट्स एम्स टू डिटरमाइन, इस रेशियो को निकालने का मकसद है द एफिशिएंसी विद विच इन्वेंट्री इज यूज्ड, कि कितने अच्छे से स्टॉक को यूज किया जा रहा है बिजनेस के द्वारा। कई बार आपने देखा होगा कुछ बिजनेस के अंदर कस्टमर खड़ा है लेकिन माल नहीं है, इट इज नॉट अ गुड पोजीशन, और माल गोडाउन में इतना सारा पड़ा है बिक नहीं रहा, तो दोनों ही सिचुएशन बेकार हैं। तो सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि ऑप्टिमल आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। उसको देखने के लिए, उसके लिए हम ये रेशो निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक। इसका आंसर टाइम्स में आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है बेटा कि आप कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 5 फॉर्मूले हैं, वो 5 तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कैसे निकाला जाएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, सपोज करो बेटा अगर आपने 100 रुपए वाली चीज 120 में बेची है, इसका मतलब आपने 20 रुपए प्रॉफिट कमाया है। और मैं आपसे बोलूं कि ये जो चीज 120 में बेची है इसकी कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप उसके सेलिंग प्राइस में से उसका प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या माइनस करा? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। बाय चांस आपने 100 रुपए वाली चीज 90 रुपए में बेची है, यानी 10 रुपए का लॉस हुआ, तो आपने कहा ये जो चीज 90 रुपए में बेची है इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। अगर आपको 10 रुपए का लॉस हुआ तो आप उस सिचुएशन में रिवेन्यू यानी सेल प्राइस में प्लस करेंगे ग्रॉस लॉस। कॉमन सेंस वाले फॉर्मूले हैं बेटा ये। ग्रॉस प्रॉफिट अगर है तो सेल में से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उसका। लॉस है तो उसे प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये तो हमारा 11th का फॉर्मूला आ गया। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये और प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 11th में हमने बहुत प्रैक्टिस करी थी इसकी। 1 2 3 फॉर्मूले हो गए आपके पास। अब आता है इफ इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये तो ये कंपनी थी जो ट्रेडिंग करती है, उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ट्रेडिंग भी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम करते हैं। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज तो क्या होगा? तो होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया है, अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला है
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, इन दोनों का टोटल किया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना कच्चा माल बचा है उसे माइनस किया, तो जो फिगर आएगी वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब ये यही वाला फॉर्मूला हो गया, ये तो कच्चे माल के लिए हो गया। अब अगर उसने कुछ पका हुआ माल भी खरीदा, बना बनाया खरीदा है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री आनी चाहिए। इसको अभी बाद में समझाती हूँ, पहले नेट परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आ गया। फिर ये लिखता है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप ऊपर फॉर्मूले में देखिए, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये माइनस होता है। इसको हम ऐसे ना लिखकर क्या लिख देते हैं, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। किसकी चेंजेस, चाहे वो फिनिश गुड्स की हैं या वर्क इन प्रोग्रेस की हैं, रॉ मटेरियल की नहीं आएंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल की यहाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आ गई। यहाँ पर हमने ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया था, तो रॉ मटेरियल वाला तो इसमें आ गया। यहाँ सिर्फ कौन सा आएगा, फिनिश गुड्स का और वर्क इन प्रोग्रेस का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड किया है इसके अंदर, ठीक है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या कहते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री। किस चीज की, फिनिश गुड्स की और वर्क इन प्रोग्रेस की। तो रॉ मटेरियल के लिए क्या निकालना, अलग से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन होता है। आपने करे थे चैप्टर 1 के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा हुआ था ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो उसको ऐसे निकाला था आपने, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर नीचे तो बहुत ही सिंपल है, एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, इससे एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। ये वाला रेशो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है बेटा, कई बारी क्वेश्चन एग्जाम में इस पर आ चुका है, इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आता है कि इस रेशो का ऑब्जेक्टिव क्या है। इन केस अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नॉट गिवन, तो इस केस में हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन होगा। तो अमाउंट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द रेशियो। अब इसमें जैसे सपोज करो आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ना आप इस फॉर्मूले को यूज कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम